जी गाइस, इस क्वेश्चन में कोई मसला है टॉम एंड जेरी में? नहीं सर। अब आपके सामने क्वेश्चन है गिगी एंड जेन, मुझे इसका आंसर चाहिए। गिगी एंड जेन, आई नीड आंसर। पहले करंट ईयर का एडजस्ट होता है, फिर एनुअल एग्जाम्पशन, और आखिरी में पिछले साल का अगर कोई लॉस है तो वो एडजस्ट होगा। लॉस पूरा एडजस्ट हो जाए तो वेलकम, वरना वो अगले साल, फिर अगले साल, फिर आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है। जी, कोई आंसर आया? सर 0 आ रहा है पहले साल का जीई का। सही है। नेक्स्ट ईयर है, पहला साल है इसका 1920 की का। चार्जेबल गेन 15,000, allowable loss 10,000, नेट चार्जेबल गेन का आ रहा है 5,000 का, जो कि डेफिनेटली एनुअल जो हमारी एग्जाम्पशन है, AEA बोलते हैं उसको शॉर्ट में, उसमें कवर अप हो जाएगा। तो टैक्सेबल गेन आएगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा। ई के फर्स्ट ईयर में एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। सेकंड ईयर का क्या आंसर आ रहा है ई का? सर 800 ही आ रहा है। 800 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दानिश? यस सर। बीगी का सेकंड ईयर क्या आंसर है? सर 800। 2021 चार्जेबल गेन 23,800, 10,700 का लॉस, चार्ज नेट कितना 13,100, 100। और क्या आंसर आ गया 800 का। कोई प्रॉब्लम है जीजी में देना? नॉट एट ऑल। बेहतरीन बेहतरीन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला बंदे का नाम जैन। जैन। थोड़ा सा मैं नाम सही कर लूँ, ZAYN। अमाउंट लिखते हैं
जैन का 1920 5000 का इनकम, 9000 का लॉस, नेट चार्जेबल क्या आ रहा है 4,000 नेगेटिव 4000 अलाउेबल लॉस है अलाउेबल, अलाउेबल लॉस इसको हम कहेंगे नेट अलाउेबल लॉस। टाइपिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में कम टाइम लग रहा है। अब ये अलाउेबल लॉस आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड B21, अगले साल कैरी फॉरवर्ड। ये लिखना है पेपर में, जब कैरी फॉरवर्ड लॉस हो तो वो लिख के एग्जामिनर को बताना होता है, वरना वो समझेगा आपको रूल नहीं पता। ठीक है 2200 ये आ गया। नेट चार्जेबल गेन आएगा इस केस में, क्योंकि 15,000 बड़ी अमाउंट है, 2200 लेस है। क्या आंसर आएगा ये? तो ये आएगा आपके पास हाँ 13,100 13,100। सबसे पहले एनुअल एग्जाम्पशन माइनस होती है, जो कि याद है फिक्स है। एनुअल एग्जाम्पशन पहले माइनस करते हैं, फिर आंसर 800 ही आएगा निकालना है वो 800, ये बेहतरीन लिख लेते हैं। और उसमें लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो पिछले साल का लॉस आ रहा है, कौन से साल से आ रहा है, फ्रॉम 19-20 से आ रहा है, वो लॉस है 4000, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना एडजस्ट होगा 800 800। 800 का। तो एक वर्किंग एक लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जामिनर को, लॉस टू बी, ये लाइन जरूर लिखनी है वरना एग्जामिनर नाराज होगा और इसकी नाराजगी का मतलब मार्क्स काट सकता है। लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू 21-22 कितना एक्स अमाउंट। 3,200 ये अमाउंट कैसे निकाली, इसकी वर्किंग है कि लॉस था 4000 का, एडजस्ट हुआ 800, तो 3200 या 800 यूज किया ना हमने, यूज इन इस साल में हमने उसका रिलीफ लिया, तो 20-21 में ये 19-20 में ये 4000 का लॉस था, 800 का हमने यूज कर लिया, तो 3200 जो है वो अगले टैक्स ईयर पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स? हाँ मुश्किल है ना, नहीं नहीं सर सर, बहुत मुश्किल है। नहीं सर आसान है तो ठीक है, आसान है। चलें, ये रेट्स हैं सीजीटी के। टैक्सेबल गेन जब आ जाता है तो उस पे रेट्स अप्लाई होते हैं। उस पे रेट्स क्या अप्लाई होते हैं, रेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने डिस्पोज ऑफ की है तो उस पे 18% या 28% चार्ज होगा। अब ये क्या होती है हम पढ़ेंगे। और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और चीज आपने डिस्पोज ऑफ की है तो उस पर 10 या 20% चार्ज होगा। अब 10% कब, 20% कब, तो अगेन बेसिक बैंड, वही बेसिक बैंड जो शुरू में पड़ा है 37,500 जिसकी लिमिट है। पर्सनल पेंशन या गिफ्ट एड के ग्रॉस अप अमाउंट से जिसकी लिमिट बढ़ भी जाती है, उस बैंड में जितनी जगह होगी उतनी जगह पे 10% चार्ज हो जाएगा और एक्सेस के ऊपर 20% होगा। सेम चीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, बेसिक बैंड में जितनी जगह है, बेसिक बैंड 37,500 प्लस ग्रॉस पर्सनल पेंशन प्लस गिफ्ट एड पेमेंट, जो बेसिक बैंड की लिमिट होगी उसमें जितनी जगह है उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 18, और बैंड से आगे जो निकलेगा उस पर 28%। कैसे, अब क्वेश्चन से आपको बताते हैं। यहाँ तक जो मैंने बोला परसेंटेजेस, ये परसेंटेज सुनने में कोई मसला कि यार ये क्या बोल दिया? नहीं नहीं सर, सर क्लियर है मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड समय।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर हुआ होगा आपके साथ, नजर आ रहा है क्वेश्चन? जी सर, हाँ। क्वेश्चन को रीड कीजिए। डायरेक्ट गेन निकाल दिया है उसने। अब देखिएगा, जब भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और इसके अलावा कोई और चीज़ आए तो टैक्स के दो रेट्स होते हैं। नॉर्मल चीज़ों के लिए 10-20% और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 18 और 28%। हमारे पास 3 कॉलम होंगे। एक रेजिडेंट, क्योंकि हमारे पास दो रेट्स हैं तो टोटल का कॉलम तो अपनी जगह रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ज़रा ध्यान से देखिएगा, गेन निकला हुआ है, इससे फॉर्मेट नहीं बनाने की ज़रूरत है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन कितना दिया हुआ है? चार्जेबल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है आप सर लोग? अजान हो रही है सर, देख लेने में 2 मिनट का। जी जी, 40,600 दिया हुआ है। टोटल कॉलम में भी हम लिख देंगे। फिर जो एंटिक टेबल है, टेबल का गेन अदर से कॉलम में हम लिख देंगे। टोटल में तो वो आएगा ही। यहाँ तक तो कोई मुश्किल चीज नहीं हो रही। सर शोर बहुत है सर, दोबारा रिपीट करें। क्या कह रहे हो? मैं सर शोर बहुत है उसमें, आवाज सर रिपीट कर दीजिए। एक सेकेंड। देखें, अब आवाज सही आ रही है? हाँ बेहतर है। हाँ ठीक है सर, सही है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास टैक्स के दो रेट्स है ना। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रेट है और एक अदर देन प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रेट है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का अपना कॉलम, अदर्स के लिए, अदर्स में सारी चीजें आ जाएंगी, उसका अपना कॉलम। टोटल तो अपनी जगह होगा। चार्जेबल गेन दोनों का अलग अलग कैलकुलेट हुआ होगा। फॉर्मेट हमें पता है, डिस्पोजल प्रोसीड, कॉस्ट, वो जो चार्जेबल गेन आता है। ये दो चीजें तो हो गई। अब हमारे पास टोटल गेन, या जिसको हम कहते हैं नेट चार्जेबल गेन आ गया। कितना कितना आ रहा है इसका? टोटल गेन 40,600 आ रहा है इसका। इसका 20,000 आ रहा है। और टोटल जो है वो 60,600 आ रहा है। 600। अब मेरी बात समझना, देखो एनुअल एग्जेम्पशन जो होती है ना, एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट, वो आपके पास इन टोटल 12,300 है। सारे एसेट्स मिला के 12,300 है। अब हमने इन एसेट्स को अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास टैक्स की परसेंटेजेस अलग हैं, इसलिए हमने अलग अलग लिखना हमारी मजबूरी था। अलग अलग लिखना हमारी मजबूरी था। टैक्सेबल गेन हमें इन टोटल तो पता चल रहा है कि 60,600 माइनस 12,300, 48,300। लेकिन एक रेट अप्लाई नहीं होगा, दो रेट्स अप्लाई होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पे रेट अलग है, अदर एसेट्स पे रेट अलग है। तो एनुअल एग्जेम्पशन तो एक है। आपसे पूछूंगा कि एनुअल एग्जेम्पशन आप पहले प्रीफर कौन से कॉलम से करोगे,
कौन से गेन को आप जो है वो रिड्यूस करना चाहोगे, आपको कौन सा गेन रिड्यूस करना अच्छा लगता है कि वो गेन अगर रिड्यूस हो जाए तो मेरे को ज्यादा फायदा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला। रेजिडेंशियल वाला। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिमाग चल रहा है यानी, क्योंकि उस पर टैक्स का रेट ज्यादा है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से मैं माइनस करता हूँ एनुअल एग्जम्पशन तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, मुझे टैक्स में बचत होगी। ये बात टैक्स सेविंग की है या टैक्स प्लानिंग की है। याद करने के लिए रटा भी लगा सकते हैं कि भाई हमेशा एनुअल एग्जम्पशन पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से लेस होगी और अगर बच जाएगी तो फिर अदर के कॉलम में लेस होगी। यानी अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन 12,300 से कम होता तो जितनी यहाँ आती वो आती और बाकी अदर से कॉलम में चली जाती। लेकिन यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन ऑलरेडी 40,600 विच इज मोर देन 12,300 है, तो पूरी की पूरी एनुअल एग्जम्पशन जो है वो यहाँ से एडजस्ट हो गई। टैक्सेबल गेन आ गया मेरे पास 28,300, 20,000 और टोटल का कॉलम तो अपनी जगह पे है ही। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जन? नहीं सर। अब नहीं सर, जी बोले। नहीं सर, ठीक है फिर। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, बेसिक बैंड की लिमिट क्या होती है जेना? बेसिक बैंड की लिमिट होती है सर 37,500, ये आपने पहले बताया है। इसमें दो चीजें ऐड होती हैं, एक पर्सनल पेंशन और एक गिफ्टेड। इस क्वेश्चन में दोनों नहीं है, तो बेसिक बैंड की लिमिट इस क्वेश्चन के लिए 37,500 रही। क्या क्वेश्चन में सबसे पहले कोई टैक्सेबल इनकम दी हुई है? यस सर, 28,500। इंडिविजुअल के लिए पहले तो टैक्सेबल इनकम जो होती है वो बैंड को कवर करती है ना, 28,500 टैक्सेबल इनकम ने बैंड को कवर किया, यानी उस पर 20% टैक्स लगा होगा, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कैपिटेशन ऑफ टैक्स वाला। अनयूज्ड बेसिक बैंड कितना बचा हुआ है? बेसिक बैंड में कितनी जगह बची हुई है? बेसिक बैंड में 9,000। 9,000 की जगह बची हुई है। तो अब सीक्वेंस क्या है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस 9,000 पे लगाएंगे टैक्स। दो रेट्स हैं, पहले नॉर्मल रेट्स वाली चीजें हैं और फिर जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो रूल भी यही है कि आप कुछ भी कर लो, आपको पहले अदर्स को लेना है। पहले अदर्स यानी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। उनकी अमाउंट है 20,000, उनकी अमाउंट कितनी आ रही है? टैक्सेबल गेन उसका कितना है? 20,000। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास बेसिक बैंड में जगह कितनी है? 9,000। बेसिक में जगह है सिर्फ 9,000 की, तो 9,000 पे 10% लग जाएगा। और जो बेसिक में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका टोटल जो है वो तो आपका ज्यादा है ना, कितना है अदर्स का टोटल? 20,000। बेसिक में 9,000 आ गया, बचा कितना? 11,000। 11,000 जो बचा उस पे कितना परसेंट हो जाएगा? 20% सर, ये तो एक दफा आपने सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए। क्या बोला? मैं कह रहा हूँ आपने एक दफा सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए। कौन से वाले? यही सर, अब ये बेसिक बैंड अगर इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई और वो डिविडेंड की अमाउंट आ गई फिर क्या करेंगे? वो आप टेंशन नहीं लें, आपको सीजीटी के अंदर सिर्फ टैक्सेबल इनकम गिवन होगी। अच्छी बात है सर। हाँ, आप टेंशन नहीं लो, जैसा क्वेश्चन में यानी जितना हमने पढ़ा है अभी तक, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप इसमें सोचो नहीं कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा सोचना नहीं है। सर आगे तो फिर फिर उस वक्त क्या सोचेंगे? हाँ, यार फिर उसी वक्त सोचना ना। सर एक चीज मुझे बताएं, इसमें सर हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से पहले क्यों नहीं निकाला 9,000? मैंने कहा ना कि हमेशा पहले जो है वो अदर्स को लिखना है। एनुअल एग्जाम्पशन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले है और इसमें जो है वो अदर्स पहले है, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अरे सर ये चीजें कौन याद रखेगा सर, इस तरह कितनी चीजें हैं सर। याद अजीब। तो रखना, देखिए टैक्स है ही याद रखने की क्लेम। टैक्स के लिए मैंने शुरू से कहा था कि टैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, कैलकुलेशन जरूर है
लेकिन इसके अंदर रूल्स हैं। ये हो जाएगा यार सब, तो ये कोई इतना अरे मुश्किल। सर वो जो कंसल्टेंट होता है सर वो खुद वो कुंजी लेके घूम रहा होता है, उसमें सारा कुछ देखता है सर, हमें इतना सारा कुछ याद नहीं रहा। वो तो है। गलत अब है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अब हमारा बेसिक बैंड तो फिल हो चुका है ना, बेसिक बैंड में तो कोई जगह बाकी नहीं है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो गेन है 28,300, वो पूरे का पूरा कितने परसेंट पे फॉल करेगा? 28% पे फॉल कर जाएगा, जिसका आंसर आएगा 7924। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेसिक बैंड में जगह बाकी नहीं है, इसलिए पूरे का पूरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो गेन है वो हायर यानी बेसिक बैंड से ऊपर चला जाएगा और उस पर लग जाएगा आपके पास 28%। आपके पास आएगी CGT, कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ रही है 11024। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दो रेट्स हैं, एक है नॉर्मल रेट जो अदर्स के लिए अप्लाई होता है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 18 और 28%। एनुअल एग्जाम्पशन पहले जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे और इसके बाद अदर्स पे अप्लाई होती है। बैंड्स सिस्टम को देखना है। बेसिक बैंड जो होता है उसको पहले टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम, दानिश टैक्सेबल टोटल इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड और नॉन सेविंग को अलग अलग नहीं, इन तीनों का क्यूमुलेटिव जो टोटल का कॉलम होता है टैक्सेबल टोटल इनकम, पहले वो माइनस कर देंगे तो हमें ओवरऑल पता चल जाएगा कि बेसिक बैंड में कितनी जगह बाकी है। जितनी बेसिक बैंड में जगह बाकी है उस पर फर्स्ट परसेंटेज लगेगी और रिमेनिंग पे अगली परसेंटेज अप्लाई होगी। हमेशा पहले अदर्स से स्टार्ट करेंगे। 9,000 जगह बाकी थी, अदर्स में हमारे पास 20,000 का गेन था, तो 9,000 बेसिक बैंड में चला गया जिसपे 10% लगा और बाकी जो बचा वो हायर बैंड यानी 20% पे चार्ज हो गया। अब जब अदर्स ने बेसिक बैंड को फिल कर दिया तो अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेफिनेटली हायर परसेंटेज की तरफ ही जाएगी, क्योंकि बैंड सारी इनकम्स के लिए एक ही होता है। हमारे पास CGT लायबिलिटी आ गई। यहाँ तक जितना हमने किया है इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर? फिर टेंशन क्यों है? सर क्योंकि वो बहुत सारा है जो याद रख। वो एक है, वो नॉर्मल है, वो सबको होती है। ये दिए होंगे ना सर एग्जाम में रेट्स? हाँ ये रेट्स दिए होंगे। क्वेश्चन में हमने देखना है कोई पेमेंट ऑन अकाउंट गिवन है कि नहीं है। फॉर्मेट का पार्ट भी था, फॉर्मेट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेमेंट ऑन अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? CGT लायबिलिटी आई, लायबिलिटी में माइनस करना है पेमेंट ऑन अकाउंट। पेमेंट ऑन अकाउंट आपको गिवन होगी, आपको निकालनी नहीं होगी। CGT के केस में पेमेंट ऑन अकाउंट गिवन होगी, आप निकालेंगे नहीं। गिवन है तो माइनस करेंगे और गिवन नहीं है तो फिर जीरो है, कुछ भी नहीं है, वो निकाल नहीं सकते। CGT लायबिलिटी में जब पेमेंट ऑन अकाउंट माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा CGT पेएबल। CGT लायबिलिटी में जब पेमेंट ऑन अकाउंट विच विल बी गिवन माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा CGT पेएबल। यहाँ तक कोई मसला? सर ये क्या है? अच्छा सर ये इसमें से इतनी पेमेंट कर चुका है CGT पे, सही। समझिए क्या कह रहे हो? सर ये इतनी पेमेंट कर चुका है, जो आखिरी लाइन लिखी है ये डिड एस्टिमेटेड द एडवांस में CGT पेमेंट ड्यू। टैक्स पे कर चुका है 7860 का, इसलिए ये हमने आखिरी में लेस कर दी। हमारा टैक्स सिर कौन सा है? 2021। 2021 ड्यू डेट याद कर लेना फॉर CGT पे करने की जो ड्यू डेट होती है हमारे टैक्स ईयर के लिए वो है 31 जैन 2022, यानी 31 जैन टैक्स ईयर खत्म होने के बाद। टैक्स ईयर खत्म होता है अप्रैल 21 में, तो अप्रैल 21 के बाद जो 31 जैन आएगी विच विल बी इन 2022 वो हमारी ड्यू डेट है। ये डेट भी आपसे पूछी जाएगी और आपको याद करनी है कि 31 जैन आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर
for the tax year 2021, the date is 31st Jan 2022. इस दिन को इसको जो है वो CGT जो पेबल निकला है वो गवर्नमेंट को पे कर देना है. एनी प्रॉब्लम? अच्छा सर, ये इसमें तो सर वो कोई हिसाब नहीं है ना, मंथ्स तो नहीं गिनने, बस ये फिक्स्ड है. बस यही मैंने कहा ना, इसको याद भी कर लो, काबा काम हो जी. जाएगा. आपको इसको वो नहीं करना, क्या कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, इनहेरिटेंस की तरह नहीं है ये कि 6 महीने गिनो और ये करो वो करो. ये सीधा सीधा है कि बस एक ही डेट है और इस डेट को CGT पे होता है, यानी ये आसान है. ठीक है सर. मुझे इसका आंसर चाहिए. क्वेश्चन मैंने सेंड किया है, इसका आंसर चाहिए. ओके सर. होगा सर. सर वैसे एक बात पूछूं आपसे. शाबाश, ये जेकब साहब का क्वेश्चन है.